गाइस आज नया चैप्टर चालू करते हैं बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने सबसे कर लिया होगा सारा। गाइस ऑल्दो हाइड्रोकार्बन ऑफिशियल नेम है बट दैट हाइड्रोकार्बन इंक्लूड्स one chapter alkane, then alkene, then alkyne, and then alkadiene. So 4 chapters are actually there in this hydrocarbon part. ठीक है। और चैप्टर एक्चुअली में कोई भी हो आपको 2 चीजें पढ़नी है हर एक चैप्टर में। वी हैव टू स्टडी नंबर 1 प्रिपरेशन, नंबर 2 प्रॉपर्टीज। एवरी चैप्टर रियलिटी ये है कि टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर इट इज एनसीईआरटी और योर महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, उसके हिसाब से एक्चुअल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन चैप्टर से। इसके पहले वाला जो भी हमारा है वो उनकी नजर में सब फाउंडेशन एक है, एक बेस प्रिपरेशन था अपने लिए। ठीक है। सो वट एवर वी हैव स्टडीड दैट इज ओनली टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन अ बेटर मैनर। और वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस कहाँ से शुरू होंगी एक्चुअली में एल्केन से। एंड हर एक चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं, दैट वी से फिजिकल प्रॉपर्टीज। और बॉन्ड ब्रेकिंग पे केमिकल प्रॉपर्टीज। मेन प्रॉपर्टीज में हमको केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी होगी चैप्टर। ठीक है। अब आप सबके लिए एक गुरु मंत्र, ये पहले भी मैंने शायद बताया है, फिर से वट एवर जितने भी आप मान लीजिए चैप्टर्स है अपने उसमें, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, देन एल्डिहाइड्स की टोन्स लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो सीक्वेंस है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू गो दिस साइड इट इज ऑक्सीडेशन, इफ यू गो दिस साइड इट इज रिडक्शन। तो ये बड़ा हेल्प करता है रिएक्शंस रिकॉल करने में। कभी मान लीजिए कि हमने एल्काइल हैलाइड चैप्टर शुरू किया, एल्काइल हैलाइड, और आप या एग्जाम में किसी प्रिपरेशन मेथड को रिकॉल करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फ्रॉम एल्केन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्काइन। बोर्ड एग्जाम तो ऐसे ही आप पास कर जाओगे। एल्काइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्काइल हैलाइड तो खुद ही कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम एल्कोहल, then from aldehydes ketones, then from carboxylic acid। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली चीज है वो है रिएजेंट्स। एक रिएजेंट हो सकता है अलग अलग चैप्टर में अलग अलग फंक्शंस तुमको बताए, तो एंड जब होगा इन 7 चीजों का तो हम लोग एक रिएजेंट्स का लिस्ट अलग से लिखेंगे, जिसमें मतलब सारे फंक्शंस एक रिएजेंट की एक ही जगह पर हों। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ये जो पहले 3 यहाँ पर हैं, ये एक्चुअली में रिडक्शन मेथड, सॉरी ऑक्सीडेशन मेथड से आप एल्काइल हैलाइड तक पहुंचोगे।
ये जो है वो रिडक्शन मेथड से अल्काइल हैलाइड तक आएगा, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन मेथड से अल्काइल हैलाइड तक लेकर जाएगा। सो ये जो स्टाइल है ये आपको रिएक्शंस रिकॉल करने में बड़ी हेल्प करती है। ठीक है, सो यहीं से शुरू करते हैं, आप इसको पहले लिखिए। तो ये सब नोट कर लेना। सब कुछ नोट करना है बेटा। ओके सर। सर जो आपने अगले पेज पे बनाया था, तो अगर एल्केन से एल्कीन जाना है तो ऑक्साइड होगा, और फिर एल्कीन से एल्केन आना है तो रिडक्शन होगा ना? हाँ, सर प्रीवियस पेज शो करिए ना प्लीज। Sir, यस बेटा। sir, what you have written after alkyne? एल्का डाइईन। Thank you, sir. यस सर। हो गया। यस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्का डाइईन। सर वो कीटोन के बाजू में क्या लिखे? कीटोन के बाजू में कार्बोक्सिलिक एसिड। लेफ्ट में। सर एल्काइन के बाद एल्काइल हैलाइड है ना? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन। नहीं नहीं सर, एल्काइन के बाद। एल्काइन के बाद एल्काइल हैलाइड। सर अल्कोहल के बाद कीटोन लिखा है ना? एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन। Sir, carboxyl के बाद क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, बस उतना ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। सर एक मिनट।
Done, sir. Done. यस सर हो गया. ओके, अब इसमें आप सबसे पहले हम लोग एल्केन्स शुरू करेंगे और एल्केन्स में आप लिखिएगा प्रिपरेशन. प्रिपरेशन में एक्चुअली सबसे पहला जो रिएक्शन है वो आप 9th 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, उसको ही अभी लिखना है. उसमें आपने सिर्फ रिएक्शन पढ़ी होगी, यहाँ पर बहुत सारा उसका डिस्कशन करना है अपने को, तो पूरा का पूरा लेक्चर एक्चुअली उसी पे जाएगा. तो लिखिएगा फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन. और रिएक्शन एक्चुअली हाइड्रोजनेशन है. इफ यू रिकॉल, ये रिएक्शन आपने बहुत बार किया होगा. निकल यूज करेंगे, नहीं तो पैलेडियम, नहीं तो प्लैटिनम. ठीक, करीब करीब 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं और आपको जितने हाइड्रोजन लगाने थे उतने लग गए. फिर इसी तरह से एल्कीन आप चूज कर लो. ये रिएक्शन लिखिए, फिर एक नोट. Done, sir. लिखिएगा नोट इस पे. व्हेन, सॉरी, व्हेन नहीं, ये नोट है, हाँ लिखिएगा द अबव रिएक्शन इज कैरीड आउट the above reaction is carried out by dissolving alkene or alkyne in a solvent ब्रैकेट में लिख देना एग्जाम्पल C2H5OH. Alkyne in a solvent, in the bracket, example C2H5OH, bracket closed, and adding the metal catalyst. Then exposing the mixture to H2 gas under pressure.
exposing the mixture to H2 gas under pressure. सर H2 गैस की बात करो ना। Under pressure. तुमने लिख लिया बेटा? यस अब एक बेसिक क्वेश्चन सबके लिए, ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, वो डू यू थिंक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है? जो आपके माइंड में आ रहा हो बताइए। सर एक्सो। वेरी गुड। और कोई? सर एक्सो। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। सर एंडो। नहीं सर सर एंडो एंडो। एंडोथर्मिक सर। थर्मिक। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोग अपना अपना आंसर लिख रहे हैं। चलो एक मैं आपको घरेलू तरीका बताता हूँ, फिर आप वापस इसको बताना। अगर मान लो एक ए है, एक बी है और ये जुड़ गए, तो जुड़ रहे मतलब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पिक्चर में होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है तो सिस्टम स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? स्टेबल। टेबल। स्टेबल। स्टेबल सिस्टम का मतलब एनर्जी कम हो जाती है कि बढ़ जाती है? कम हो जाता। कम हो जाती है। कम हो जाती है। अगर उसकी एनर्जी कम हो गई तो निकल गई या आ गई? और निकल गई। निकल गई को इंग्लिश में रिलीज बोलते हैं। तो ये बताओ प्रोसेस A प्लस बी गिविंग ए बी जनरली क्या होगा? एक्सोथर्मिक। अब सोचो तोड़ फोड़ है, मारपीट कर रहे हो तुम, एक को दो बना दिया, तो इसका मतलब एनर्जी दी गई होगी, तो प्रोसेस क्या हो गई? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। यानी ये घरेलू तरीका, ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा प्रेडिक्ट कर पाओगे, बट कई बार क्या होता है बहुत सिंपल क्वेश्चन का भी जबरदस्ती हम आंसर गलत करके आते हैं। इस पे तो अवार्ड मिलना चाहिए अपने को। तो कुछ चीजें बहुत आसान होती है, उनको आसान तरीके से ही करना चाहिए, जबरदस्ती का उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब सोचो ये कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में जुड़ गए, एक तीसरा मॉलिक्यूल मिला, बताइए क्या होगा? ये तुम अपने इमोशंस मत डालना, है ना? आपने इमोशनल होकर के ज्यादा नहीं सोचना है, जैसा बताया गया वैसा सोच के आंसर बताओ क्या होगा। एक्सोथर्मिक। कॉमन सेंस कहता है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना तूफान था कोई। तुम लोग इमोशनल हुए जा रहे हो इसको रिएक्शन को लेकर के। कैसा इमोशंस? तुम्हारी नजर में ओहो ये टेम्परेचर इतना ज्यादा, एंडोथर्मिक। अरे भाई ऐसी कोई रिएक्शन, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसके लिए एनर्जी न लगती हो। वेदर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इन ऑल केसेस यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। वो इनिशिएट करने के लिए सप्लाई करनी पड़ेगी और उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो इतना इमोशनल नहीं होना है कि अगर कोई मान लो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई नहीं हो सकता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो कई बार कुछ टेम्परेचर वैल्यूज हाई होंगी लेकिन वो उस रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम होंगी। भले ही वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, टेम्परेचर हाई हो सकता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो सकती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आप इसको लेकर के इमोशनल नहीं होना है और नोट लिखना है। लिखिएगा, although hydrogenation is although hydrogenation is exothermic, although hydrogenation is exothermic, but although hydrogenation is exothermic, but the activation energy is very high. But the activation energy is very high. So metal catalysts are used. So metal catalysts are used. They lower down the energy barrier. And the reaction proceeds with greater rate.
सो बैरियर के बाद बोला क्या बड़ा? एनर्जी बैरियर के बाद आपने क्या बोला? एनर्जी बैरियर के बाद बोला है एंड द रिएक्शन प्रोसीड्स विद ग्रेटर रेट। सर लास्ट टाइम क्या था? देखो द रिएक्शन प्रोसीड। ग्रेटर रेट। ओके graphically I try to explain you। यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस लिख सकते हो या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसको ही एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप देखो बड़ा सिंपल है, आपको ये बैरियर नीचे लाना है ना। तो अब बैरियर नीचे लाना है या फिर आपको रिएक्टेंट का एनर्जी ऊपर लेकर जाना है, दोनों में से कोई एक काम कर दो तो आपका रेट फास्ट हो जाएगा। तो जो मेटल कैटलिस्ट है ना, वो एनर्जी बैरियर नीचे लेके आता है। आप समझ लीजिए कि आप आर हो और ये पी मतलब आईआईटी। तो अब तुम्हें आईआईटी जाना है तो बैरियर क्रॉस करना है। तो अब बैरियर अगर ऊंचा है तो आप बैरियर नीचे लेकर आ सकते हो। तो बैरियर नीचे लाने के लिए क्या कर सकते हो कि भाई इसमें या तो एग्जाम ही बदल दो तो पेपर ही आसान हो गया। बैरियर तुम ऐसे नीचे लेकर आ गए कि तुमने आईआईटी का ख्वाब छोड़ दिया और एनआईटी जाने के बारे में सोचा, या फिर किसी दूसरे वीजेटीआई हो गया मुंबई में, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, वहां जाने के लिए तुमने एग्जाम ही बदल दिया तो फिर बैरियर नीचे आ गया। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप अपना एनर्जी लेवल ऊपर कर लो। तो आप अपना एनर्जी लेवल कैसे ऊपर करोगे? तो उसके लिए आपने कोई क्लासेस ज्वाइन कर ली, तो आपने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, आपका बैरियर ऊपर आ गया। ठीक है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आप पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करते हो तो घर वाले बहुत परेशान हैं, आपका बैरियर बहुत ऊपर है। खाली कहा जाता है बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, पढ़ाई नहीं करता, तो काउंसलर बुलाया गया। तो काउंसलर बुलाया गया, उसने जो है बैरियर नीचे ला दिया पढ़ाई ना करने वाला। दूसरा तरीका कि पापा ने सुबह शाम 2-2 थप्पड़ लगाए, तुम्हारा बैरियर अपने आप ही मतलब तुम्हारी एनर्जी लेवल हाई हो गई और तुमने काम शुरू कर दिया। तो ये जो कैटलिस्ट यहाँ पर जो कर रहा है, वो एक टाइप से काउंसलर का काम कर रहा है। तुम्हारी एनर्जी को नहीं टच करा जा रहा है, केवल बैरियर को नीचे लाया जा रहा है। तो ये जितना बैरियर नीचे आ गया उतना रिएक्शन जो है रेट बढ़ जाएगा। अब बैरियर इतना ज्यादा है, अगर आप कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तो फिर आपको जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो कहीं ज्यादा होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, इसको अगर तुम इसको लिखते हो ई ए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसमें लिखेंगे विद कैटलिस्ट। और जो ऊपर वाला है इसको लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। इसको आप पहले कॉपी कर लो ना। ये आपको इंडिकेट करता है रोल ऑफ मेटल कैटलिस्ट in hydrogenation process। सर ये इंडिकेट क्या करता है? क्या बेटा? सर ये इंडिकेट क्या करता है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, अच्छा ओके इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तभी तो बैरियर डाउन हो। कोई पूछेगा कैटलिस्ट रेट कैसे बढ़ा रहा है यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि वो बैरियर डाउन कर देता है। सर बिना कैटलिस्ट के कितना टेम्परेचर चाहिए होगा हाइड्रोजनेशन में?
बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उधर। वो जो भी डेटा अवेलेबल है ना कैटलिस्ट के साथ है। सर जो पहला बैरियर जो नीचे ला रहे हैं वो सिर्फ हाई टेम्परेचर की यूज करके ना? कौन सा पहला बैरियर? कोई बैरियर नहीं नीचे ला रहे, नहीं सर वो क्रॉस कर रहे हो बैरियर, ऐसा बोलो, बैरियर क्रॉस कर रहे हो। हाँ हाँ, वो एनर्जी देकर। ओके सर। सबने कॉपी कर लिया? Somebody is asking sir, hello alkanes and hello arenes, इसका ही पार्ट नहीं बेटा, वो अलग है। पहले ये चैप्टर होगा, ये काफी दिन चलेगा, फिर इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो चलेगा, फिर जाकर एल्काइल और एराइल हैलाइड जाएगा। जो एनसीईआरटी है उसमें 12th स्टैंडर्ड में वहां से शुरू होता है। अब लिखिएगा मैकेनिज्म। देखो इसकी मैकेनिज्म परहैप्स आपने पहले नहीं देखी होगी। इसमें क्या होता है कि जो मेटल्स है, अनफॉर्चुनेटली मेटल्स क्या है कि जो सॉल्वेंट आप लेते हो उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। तो अगर मेटल डिसॉल्व नहीं होगा तो सरफेस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, और सरफेस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन उस तरह से होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं। तो या और लेकिन पाउडर फॉर्म में उसके लिए अपना एक बेस चाहिए होगा उसको होल्ड करने के लिए, तो उसको चारकोल में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, ये हमने पाउडर फॉर्म में ले लिया। यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। deposited on charcoal, और इसमें तुमने H2 डाला तो H2 क्या होता है, एड्सॉर्ब हो जाता है। आगे चलकर एक चैप्टर आप पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो एड्सॉर्प्शन पढ़ाया जाएगा। एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनन है, एब्जॉर्प्शन इनसाइड द सरफेस है। तो जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक घरेलू एग्जांपल, इट्स लाइक इफ यू पुट वाटर इन ग्लास, और अगर वाटर फेंक दोगे तो उसकी कुछ ड्रॉप्स चिपकी रह जाएंगी वॉल्स पे, इसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं, दैट इज सरफेस फिनोमेनन। ठीक है, लेकिन जब आप उसको कॉटन वगैरह में यूज कर रहे हैं मान लीजिए वाटर को, तो इनसाइड वो जाने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन। तो ये सब अभी इतना कुछ डिस्कशन नहीं करना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि H2 गेट्स एब्जॉर्ब। ठीक है, और यहाँ पर आप इसी तरह से पूरा बनाइए, और यहाँ पर आप लिख दो HH। ठीक, फिर एल्कीन मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा या एल्काइन मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, और जब वो कोलाइड करेगा तो सरफेस पे फिर ट्रांसफर शुरू होगा हाइड्रोजन का, फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टू एल्कीन और एल्काइन। तो उसके लिए ट्रांजिशन स्टेट दिखाएंगे हम लोग, ये बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन स्टेट में दिखाएंगे, ये पार्शियली ब्रोकन दिखाएंगे,
और ये वाला बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड दिखा देंगे। तो ये हम लिख देंगे पार्शियली फॉर्म्ड, पार्शियली ब्रोकन एंड अल्टीमेटली जो अब बन के आएगा उसमें आप सीधे सीधे आंसर लिख दो लाइक दिस। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो पहले, फिर एक नोट लिखाते हैं। सर ये आपने क्या लिखा है? फाइनली डिवाइडेड मेटल डिपॉजिटेड ऑन चारकोल। फाइन मतलब पाउडर्ड वे में बटा।
सर हो गया। हो गया, चलो लिखो। मेटल इज taken in finely divided form. Metal is taken finely divided form and deposited on the surface of charcoal. These metals have very good adsorption property. So, and taken on. And deposited on the surface of charcoal, comma, these metals have very good adsorption property. So when H2 gas is introduced, दोबारा बोलो बेटा पूरा, Yes, sir, Yes, please. sir. देखिएगा, metals are taken in finely divided form and deposited on the surface of charcoal. Deposited on the surface of charcoal. These metals have very good adsorption property. Sir, adsorption. वो इसकी मदद करे। These metals have very good adsorption property. So, when H2 gas is introduced into the atmosphere of reaction vessel, when H2 gas is introduced, when H2 gas is introduced into the atmosphere of reaction vessel, unpaired electrons on the surface of the metal, unpaired electrons on the surface of the metal try to pair with the electrons of hydrogen. And bind the hydrogen to the surface. Bind the hydrogen to the surface. सर सरफेस के बाद Try to pair with the electron of hydrogen and bind the hydrogen to the surface. This way adsorption occurs. So can you repeat after bind the And bind the hydrogen to the surface and adsorption occurs. लिख लिया? Yes, sir. फिर इसके बाद लिखिएगा when alkenes and alkynes molecules collide with the metal surface, a stepwise transfer. So can you A repeat after stepwise collide? transfer. Can you when- repeat after collide? When alkenes and alkynes collide with the metal surface, a stepwise transfer of H atoms, from surface of metal to unsaturated hydrocarbons occurs. A stepwise transfer of H atoms from surface of metal to unsaturated hydrocarbons occurs.
ठीक है। गाइस एक बात बताइए, देखकर आपको क्या लगता है कि देखो, अगर मैं आपको एक हिंट दूं, मान लीजिए कि मैंने एक एडिशन ऐसा करवाया एल्कीन पे जिसमें कोई A2 के 2 एटम्स इस तरह से ऐड होते हैं और एक में A2 के एटम्स इस तरह से ऐड होते हैं, यानी कि ये इधर से जा रहा है तो ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है तो ये भी इधर से ही जा रहा है। इसको सिन बोलेंगे और इसको एंटी। तो बताइए, हाइड्रोजनेशन इज सिन एडिशन और एंटी एडिशन? एंटी एडिशन। सर सिन ना? सर सिन सेम कॉमन सेंस जैसी कोई Same. चीज इस्तेमाल की जाती है तो कृपया अपना कॉमन सेंस अच्छे से यूज करें। अजीब है, सामने दिखा दे रहा हूँ, मतलब इससे आसान क्या बताऊं मैं तुमको। दिखा रहे हैं कि इधर से गया, सिन बोल दिया है। अगर ये किसी ऐसे को भी दिखा देना जिसको कुछ वैसा समझ में, ऑटो रिक्शा वाले को बुला करके मैं बता दूं कि देखो ऐसा है कि दो लोग इधर एक ही जगह से जा रहे हैं तो उसको सिन बोल रहे हैं और अपोजिट उससे आ रहे हैं तो उसको एंटी, तो वो भी बता देगा कि अच्छा ये तो सिन है। कॉमन सेंस भी तो यूज करना है यार। तो इसको क्या बोल देंगे? सिन एडिशन। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने मैकेनिज्म से ड्रॉ किया। क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? कि हाइड्रोजनेशन इज सिन एडिशन। को जरूर हाईलाइट कर लो बेटा, ये आपको एप्लीकेशंस में बड़ा यूज होगा। हो गया? यस सर। यस सर। अब आप जैसे कि एग्जांपल में लेता हूँ, यू कैन राइट दैट हाइड्रोजनेशन, क्योंकि अब जो मैं डिस्कशन करूंगा वो एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट मिल सकता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस एल्कीन, I'll take an example here, like C double bond C. Here I have written C6H5. Here I have written C6H5. Here I have written CS3. Here I have written CS3. इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन लिखने में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी बच्चा लिख देगा, 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले लिख देगा। आपका लेवल अप होना चाहिए। कैसे? तो इसमें हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री इंक्लूड करते हैं। स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये 9th 10th में नहीं था। ये लेवल अप है, यहाँ पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइड्रोजनेशन का ऐसा थोड़ी ना है कि वो ये रिएक्शन देगा, बोलेगा राइट द प्रोडक्ट, वो तो कोई भी लिख देगा। तो इसमें कैसे करते हैं तो आप ध्यान से देखो। तो इसका, क्योंकि सोर्स प्रेडिक्शन तो एल्केन्स के लिए, इसके लिए हम अगर डिजाइन बनाएंगे भी उसी स्टाइल में तो इसको ऐसा दिखा सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा। CS3, इधर C6H5, इधर CS3। अब हाइड्रोजन जो है, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड से ऐड होंगे, ठीक है। तो अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग तो एक केस ले रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको सिंगल बॉन्ड बना दूंगा और इसके डंडे ऐसे ही रहने दूंगा, ऐसे ही रहने दूंगा, और जो H आ रहा है उसको नीचे से ऐसे दिखा दूंगा। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है सिन एडिशन कराने में? नो सर। नो सर। और बाकी ग्रुप्स को ऐसा सच रखो। देखो कितनी आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अब मैं बोलूं अगर इसका फिशर प्रोजेक्शन बना दो तो कोई भी बना सकता है यार। इसको वर्टिकली तो करना होता है, सीधे सीधे वर्टिकल कर दो, लेफ्ट राइट कर लो। हो सकता है एग्जाम में आपको ये जो मिथाइल है ये वर्टिकल दिया हो तो वर्टिकल कर सकते हैं, दो दो इंटरचेंज करके दोनों में। तो ये इधर गया, H इधर नहीं आएगा, इधर आ जाएगा, दो इंटरचेंज करने, ये लो। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो?
और एक और खास बात, इसको Yes, sir. ध्यान से देखो तो ये मेजो निकला। कैन यू सी? Yes, sir. Yes, sir. मेजो कंपाउंड निकला। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला, क्या कि अगर तुमने सिस एल्कीन से शुरुआत किया, लेकिन वो सिस एल्कीन कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल, तभी आगे चलकर पेरिनम सिमेट्री मिलेगी। सिस एल्कीन अगर वो सिमेट्रिकल हो गया और तुमने हाइड्रोजनेशन किया विच इज सिन एडिशन, तो आपको प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या मिलेगा? Yes, sir. मेसो कंपाउंड। क्या आप इस बात को समझ पाए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसको आप एक 3 लेटर वर्ड में भी याद कर सकते हैं, CSM, छत्रपति शिवाजी महाराज, सबको याद रहता है, ठीक है। C मीन्स सिसेल्कीन, S मीन्स सिनेडिशन, M मीन्स मेसो। समझ में आया बेटा? तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको कॉपी कर लो। सर एडिशन के बारे में क्या लिखा है? एल्कीन एडिशन। एल्केन का एडिशन, बॉक्स में। सिन एडिशन, मेसो कंपाउंड, सिन एडिशन, मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड। सर लास्ट में स्टेज 3 को वर्टिकल लाइन पे क्यों लाया है? क्या बेटा? और सर स्टेज 3 को वर्टिकल लाइन पे क्यों लाया है लास्ट में? क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है CS3 वर्टिकल लाइन में दिया हो, ऐसा जरूरी नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया, नहीं लाओगे तो भी चलेगा। ओके सर। सर सर हम्म, किसी भी सेन एडिशन के लिए ट्रू होगा ना? ये किसी भी सिन एडिशन के लिए ट्रू होगा।
सर हो गया। ओके, अब इसी के बाद लिखेगा हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन। और इसी तरह से पूरा प्रोसीजर करिए बेटा, देखो आप किस आंसर तक पहुंचते हो। जो मैंने अभी करके दिखाया उसी को आप जरा इसमें करिए बेटा, ट्राई टू फाइंड आंसर। और वो लेटर क्या बना सकते हो, कुछ आइडिया दो। कर पाए आप लोग बेटा? देखो एक बात ये याद रखनी है कि देखो प्रीवियस केस और इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है कि प्रीवियस केस में जब तुम ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जब लेकर आ रहे थे निष्ठु को, तो प्रीवियस केस में आपको एक जैसा मिलता। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको दो पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी। एक जिसमें जैसे मान लीजिए आपने HH यहाँ रखा, CH3 यहाँ पर है, C6H5 यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर C6H5 है। तो दूसरा आपको ये भी यहाँ मिलेगा CH3 C6H5, और ये मेजो नहीं है, और मेजो नहीं है दो इस तरह से मिल रहा है, तो ये एक्चुअली मिरर इमेज हो गया। और जब मिरर इमेज मिलेगा आपको, तो उस सिचुएशन में हम इसको क्या बोल देंगे बेटा? इनेंशियोमर्स, जिसको आप रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। तो ये और प्रीवियस केस में, प्रीवियस में भी दो मिला लेकिन वो दोनों मेजो है, तो उनको बोलेंगे आइडेंटिकल मेजो। समझ में आया मेरी बात? इसमें दो मिल रहे हैं और वो दोनों मिरर इमेजेस हैं, तो रेसिमिक हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या बन गया? ट्रांस एल्कीन, और साथ में यहाँ पर लिखा है सिन एडिशन। एंड प्रोडक्ट आपका क्या मिल रहा है बेटा इसमें? रेसिमिक मिक्सचर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? TSR, 3 सीटर रिक्शा। आप मुंबई में अगर हैं तो फिर आपको मालूम है कि यहाँ पर ऑटो रिक्शा में 3 लोग से ज्यादा नहीं बैठ सकते। 3 सीटर रिक्शा, ये याद रहेगा एकदम। और पिछला क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज। ट्रांस एल्कीन, सिन एडिशन, रेसिमिक मिक्सचर। फैंटास्टिक तरीके से आप आंसर निकाल पाओगे। इसको कॉपी कर लो, और इसमें सिमेट्रिकल वगैरह की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर प्रीवियस केस में इमेजिन करो इफ सिस इज नॉट सिमेट्रिकल, तो क्या तुम्हें यहाँ पर आइडेंटिकल मेजो मिलेगा? मतलब मेजो तो मिलेगा ही नहीं ना,
तुमको यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो you have to be little careful here in deciding whether cis will give meso or not. If cis does not give meso, then you will get racemic here also, क्योंकि वो above the plane यहाँ भी अटैक करेगा और below the plane, दोनों पॉसिबिलिटी से सीन कर सकता था। तो ये भी हाईलाइट कर लेना बेटा अपने नोट्स में, और ये तो कॉपी कर लो। फिर तो यही लिखना है ना कि अगर सिस सिमेट्रिकल नहीं हुआ तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। यस, उधर भी रेसिमिक, और ट्रांस तो हमेशा ही रेसिमिक मिक्सचर देगा। ट्रांस में कोई इश्यू नहीं है आपको। सर पीछे वाले या आगे वाले में से किसी एक को हम 180 डिग्री से रोटेट नहीं कर सकते हैं सर, फिर सिमेट्रिकल मिल जाएगा ना क्या सिमेट्रिकल मिल जाएगा? सर? स्ट्रक्चर जो एंड में फिशर किसकी बनता बात है कर रहे हो, सिस की बात कर रहे हो? सर, ट्रांस वाले की। ट्रांस वाले को हाँ सर एंटी तुम कह रहे हो एडिशन उसको घुमा दे 180? नहीं सर, जो हम बनाते हैं ना एंटी क्यों करेंगे? अबे तुम क्या रहे हो? मैं कुछ सब गड़बड़ कचरा कर रहे हो। कभी कह रहे हो एंटी एडिशन, बोला क्या तुमने वर्ड अभी? हाँ सर। डिड यू से एंटी एडिशन? यस सर। अभी एंटी काहे करेंगे? इधर H2 तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या सिन एडिशन है? जबरदस्ती का एंटी एडिशन लगाए पड़े हो। अच्छा सही सर। भाई कोई इसकी हेल्प करेगा क्या? सर आई गेस वो बोल रहा है कि 100 हर्ट्ज बना के वो पीछे वाला 180 से घुमा देंगे, वैसा बोल रहा दैट है इज शायद। डिफरेंट थिंग। एंटी एडिशन वर्ड बोलना गलत है। मैं तो उसमें ही जा रहा हूँ कि इसको आप 180 घुमाने के बारे में अगर सोच रहे हो तो ये C6H5 यहाँ जाएगा। वो तो मैं एक्सप्लेन करने को तैयार था, जबरदस्ती उस पर एंटी एडिशन डाल दिया। सॉरी सर। सर यस बेटा। सर अगर एल्कीन में पहले से अगर H कनेक्टेड होगा तो फिर वो हाइड्रोजनेशन के बाद तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं। ये ध्यान देना है कि अगर प्रोडक्ट आपका ऑप्टिकली एक्टिव मिल ही नहीं रहा, मतलब उसमें कायरल कार्बन नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह के किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देगा ही क्यों? सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। और ये पार्ट को जरूर आप लिख लेना, हाईलाइट कर लेना इस चीज को, तो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें एक मैं आपको एक स्टाइल सिखाता हूँ। मान लो कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, इट्स लाइक कि एक ऐसा कंपाउंड दिया है जिसमें एक कार्बन कायरल है, ठीक, और एक कहीं पर लेटेस्ट ऐसा कुछ कंपाउंड दिया है कि आपका कोई रिएक्शन होने के बाद, आई एम सेइंग आफ्टर रिएक्शन यू गेट वन मोर कायरल कार्बन। इस कायरल कार्बन को तुमने टच नहीं किया, लेकिन तुमको एक नया कायरल कार्बन मिल गया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो बेटा? वन कायरल कार्बन इज ऑलरेडी देयर इन द रिएक्टेंट। वन chiral carbon is already and one is created.
आफ्टर रिएक्शन। अगर ये सिचुएशन है, देन योर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी डाइस्टीरियोमर। क्लियर है बेटा? देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये डी है तो ये यहाँ भी डी रहेगा, और ये अभी अभी बना है तो इसके पास डीएल दोनों कॉम्बिनेशंस होंगे, तो आपको एक में क्या मिलेगा, ये एक डी हमेशा रहेगा और एक में ये डी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, डायस्टेबल। सो सिंपल, ये आप हाईलाइट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मान लो अगर कोई कायरल नहीं है, ओनली प्रोडक्ट गेट्स कायरल, तो हमेशा रेसिमिक मिलेगा। रिएक्टेंट में कोई भी कायरल नहीं है, प्रोडक्ट में तुमको कायरल आ रहा है, तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ये स्टाइल की क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ठीक है, तो ये आप लिख लो अपने नोट्स में। कर लिया बेटा? So wait. So, if no chiral carbon is present in the reactants and if a chiral carbon is formed in the products, then the product formed is racemic, isn't it? Yes, yes, Okay, sir. Thank you. सर प्रोडक्ट विल के बाद क्या लिखा है? प्रोडक्ट किधर, कहाँ पर? द बॉटम राइट। प्रोडक्ट विल बी डायस्टेरियोमर, प्रोडक्ट विल बी डायस्टेरियोमर। Done? No, sir. Done, sir. Done? अब इसमें एक दो पॉइंट्स लिख दो बेटा, लिखिएगा। Nowadays a better catalyst, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें निकल, पीडी, पीटी ऐसे सेपरेट मेटल कैटलिस्ट पढ़े हैं, और nowadays we use रैने निकल। तो ऐसा कुछ आपको दे सकता है, अगर एग्जाम बहुत इजी वाला है तो सीधे से इसका कॉम्पोजिशन पूछ सकता है। इट इज 50% निकल, 50% एल्यूमिनियम dissolved in NaOH. So nowadays rhenium nickel is used for hydrogenation and वो ये है।
फिर यहीं पर लिख देना एक एडम्स कैटलिस्ट होता है, प्लैटिनम के लिए इसको यूज करते हैं। सर वो क्या है निकल के बाद 50%? एडम कैटलिस्ट PtO2 होता है। रैनी निकल है 50% निकल, 50% एल्यूमिनियम डिसॉल्व्ड इन NaOH। ठीक है, तो वो सेकंड वाला एडम्स कैटलिस्ट लिखा है ना? यस बेटा। सर निकल is तो used in hydrogenation. What is Adams catalyst for? क्या बेटा? आपने बोला कि निकल is used for hydrogenation. What is Adams catalyst used for? वो हाइड्रोजनेशन, हम लोग हाइड्रोजनेशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब सीधे PD और निकल के बदले ये ऐसा यूज किया हुआ आपको मिल सकता है। डन सर। एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा बेटा कि हाइड्रोजनेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक as well as stereo selective. Hydrogenation is stereo specific as well as stereo selective. ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टीरियो स्पेसिफिक के लिए हम लोग रिएक्टेंट भी चेक करते हैं और प्रोडक्ट भी चेक करते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रिएक्टेंट, डिफरेंट रिएक्टेंट जो होगा वो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, डिफरेंट प्रोडक्ट। और ये स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा करके आप लिखो। जैसे इसमें आप सोचो कि आपने जब सिस एल्कीन यूज किया तो मेसो मिला ना, और ट्रांस एल्कीन किया तो क्या मेसो मिला? नहीं, ट्रांस एल्कीन यूज किया तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल गया। सो डिफरेंट रिएक्टेंट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया। स्टीरियो सिलेक्टिव के लिए हम लोग केवल और केवल प्रोडक्ट देखते हैं। स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव केवल हम लोग प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या चीज चेक करते हैं? तो स्टीरियो सिलेक्टिव में प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करेंगे। जैसे इसमें दो पॉसिबिलिटी थी आपके पास, मेसो और रेसिमिक मिलने की। तो या तो आपको मेसो मिल रहा है या फिर रेसिमिक मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ही रिएक्शन में आपको मेसो भी मिल रहा है और रेसिमिक दोनों मिल रहा है। दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप मतलब रिएक्शन सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो इसलिए रिएक्शन क्या बन गई? स्टीरियो सिलेक्टिव। इसको भी आप लिख लो। सर स्टीरियो स्पेसिफिक का एग्जांपल क्या था? इसका बेटा स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो स्पेसिफिक क्या बताऊं मैं? डिफरेंट रिएक्टेंट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट। एग्जांपल सर। एग्जाम्पल यार है भाई, ये हम हाइड्रोजनेशन के लिए ही लिख रहे हैं, तो हाइड्रोजनेशन इज द एग्जाम्पल। ये हमको स्टीरियो स्पेसिफिक थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजनेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। ऐसा पढ़ा
तो हाइड्रोजनेशन इज द एग्जांपल. Should I remove this? Okay. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बड़ा सारे बच्चे. हाइड्रोजनेशन इज रीजियो सेलेक्टिव. जितने भी पॉइंट्स में आपको ये लिखा रहा हूं, उस पर डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. हाइड्रोजनेशन इज रीजियो सेलेक्टिव. A less substituted double bond is hydrogenated, preferably in the presence of more substituted double bond. सर एक बार Unless वापस बोल देना प्लीज. Yes. A less substituted double bond. A less substituted double bond is hydrogenated in preference to more substituted double bond. If I ask you to write product in this case, अब इस नोट को यूज करिए and tell me the answer. सर एक बार अनलेस सब्स्टिट्यूटेड के बाद रिपीट कर सकता है कोई? अनलेस कहीं नहीं बोला बेटा, अलेस बोला है. ए ओके, एलेस. यस सर. उसके बाद less substituted double bond is hydrogenated in the presence of more substituted double bond. ओके सर. इसका आंसर बताइए नोट यूज करते हुए. इससे हो पा रहा है बेटा? जिनको नहीं आइडिया है उनके लिए ये बता दूं, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब और लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है. ये जैसे एक डबल बॉन्ड है तो इसके 4 हाइड्रोजन एटम्स है, तो इसको बोलते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड. आप हाइड्रोजन को हटा करके वहां एल्काइल ग्रुप लगा दो, मतलब कार्बन, तो इसको कहते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड. तो यानी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, अनसब्स्टिट्यूटेड हो सकता है. These are the possibilities. अब आप इन दोनों डबल बॉन्ड्स को कंपेयर कर लो, कौन लेस सब्स्टिट्यूटेड है. जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा उधर हाइड्रोजनेशन करवा देना है. तो बताइए नीचे किधर वाला होगा? होगा ना. बस सिंपल. दिस इज द आंसर. कॉपी कर लो. कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी क्या है, ये अगर पढ़ा नहीं है तुमने तो तुम नहीं कर पाओगे वहां पर. सर इसमें दोनों डबल बॉन्ड क्यों सब्स्टिट्यूट क्यों हाइड्रोजनेट नहीं हो सकता? बिकॉज आपने कम दिया है ना, 1 मोल लगाया हुआ है. अच्छा, ओके ओके, थैंक यू. हो गया? यस सर. इसमें नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा बेटा. इसमें ये कोई डायरेक्ट थियरी वाला पार्ट नहीं है बेटा. इसमें ये जो डबल बॉन्ड होगा ना, ये डबल बॉन्ड लेस स्टेबल है, ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है. हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लो, तो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वो रिएक्शन नहीं करेगा रिलेटिव टू जो
कम स्टेबल है, इसलिए ये वाला नीचे वाला रिएक्शन में पार्ट लेता है हाइड्रोजनेशन। तो जो आपने नोट लिखा है वो कॉन्सेप्चुअली रिलेटेड है। हमने ये हाइड्रोजनेशन वाला कॉन्सेप्ट HOH का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का GOC में भी पढ़ा है, अगर आप नोट्स रिकॉल करें तो। चलिए बैक टू दिस। फिर आप एक होता है केमो सिलेक्टिविटी, हमने अभी क्या पढ़ा है, रीजियो सिलेक्टिविटी। अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, केमो सिलेक्टिविटी। तो यहाँ लिखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये लास्ट नोट है आज का। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड is carbon carbon double bond is more reactive. Carbon carbon double bond is more reactive towards catalytic hydrogenation than most of the functional groups. Most of the functional groups like aldehyde, in the bracket you write CHO, ketone, in the bracket you write C double bond O, nitrile, 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 in the bracket you write C triple bond N, carboxylic acid, in the bracket you write COOH, ester, in the bracket you write COOR. किसी को कोई डाउट बेटा इधर? सर एक बार एल्डिहाइड के बाद बस वो ग्रुप्स बता दो ना मेरे पास। चलो लिख लीजिएगा, सच एज एल्डिहाइड इन द ब्रैकेट CHO, कीटोन इन द ब्रैकेट C double bond O, then nitrile, in the bracket you write C triple bond N, carboxylic acid, in the bracket COOH, then ester COOR. सब बहुत आसान है बेटा, आप ध्यान से देखो। तो आपको दिए हुए थे C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड 1 मोल दिया हुआ है, आप केवल इसको रिड्यूस करोगे। 1 मोल दिया है, आप केवल इसको रिड्यूस करोगे। सिंपल सी रिएक्शन है, इसको भी कॉपी कर लो बेटा। Those who have copied, they can leave. Bye, sir. Thank you. Okay. Bye sir, thank you. Thank you, sir. Okay. Bye, sir. Thank you.